हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जैसा कि आपको पता है, सीपीए 1986 रिपील्ड हो चुका है, डिलीट हो चुका है और उसकी जगह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो चुका है। तो हम नया वाला एक्ट पढ़ने वाले हैं, सीपीए 2019 पढ़ने वाले हैं, न कि एक्ट 1986। एक्ट 1986 से क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता है, पुराने एक्ट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, जो सीपीए 2019 है और जो सीपीए 1986 है, दोनों एक्ट में लगभग 90% प्रोविजन सेम है। डिफरेंस केवल किसका है? 10% का डिफरेंस है। तो सीपीए 2019 पढ़ाने के बाद में एक टेबल से हम दोनों एक्ट में मेन डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आया है। तो मैं आपको पुराना एक्ट भी पढ़ाने वाला हूँ और नया एक्ट भी हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम नया एक्ट पढ़ रहे हैं और उसके बाद में जो जो चेंजेस हुए हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। सेक्शन पूछेगा क्या एग्जाम में? पूछने की संभावना ना के बराबर है और वैसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगर टीचर को पता होता कि एग्जाम में क्या पूछेगा तो टीचर पढ़ाता नहीं, 1000 रुपए में एक क्वेश्चन भेजता। तो देखो, एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होगा? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल होगा क्या? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में भी हमारा एक्ट 2019 एप्लीकेबल होगा। पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। एक्ट को बनाने का तरीका क्या होता है? एक्ट या तो सेंट्रल एक्ट होता है या फिर स्टेट एक्ट होता है। सेंट्रल एक्ट होता है तो पहले पार्लियामेंट में पास होता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा में और राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करते हैं, तब जाकर के वो एक्ट बन जाता है। जब तक प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करते हैं वो बिल होता है और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद में वो एक्ट बन जाता है। अगर स्टेट एक्ट होता है तो स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो हाउस हो सकते हैं, जनरली एक होता है। तो दो हाउस है तो दोनों में पास हो जाएगा, एक हाउस है तो एक में पास हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर कौन करेगा? गवर्नर करेगा, नहीं कि सीएम। पीएम के इक्विवेलेंट सीएम होता है, प्रेसिडेंट की इक्विवेलेंट गवर्नर होता है, वो साइन करता है, तब स्टेट एक्ट बनता है। तो इस एक्ट को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया 8 जुलाई 2019 को। किसने पेश किया? रामविलास पासवान जी ने पेश किया, जो कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे उस वक्त। 30 जुलाई को पास हो गया। 8 जुलाई को क्या हुआ और 30 जुलाई को क्या हुआ? 8 जुलाई को तो पेश किया था, पास हुआ 30 जुलाई को। फिर 6 अगस्त को राज्यसभा में भी पास हो गया। प्रेसिडेंट ने टाइम नहीं लगाया और 3 दिन बाद में ही प्रेसिडेंट ने अपनी कंसेंट दे दी, रामनाथ कोविंद जी ने। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसने पेश किया, किसने साइन किए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर लागू कब हुआ? लागू अगली साल से हुआ, 20 जुलाई से। ये सब तारीखें तो कब की है? 2019 की। और लागू कब से हुआ? 20 जुलाई 2020 से। कुछ प्रोविजंस अस्तित्व में आ गए और कुछ प्रोविजंस लागू हुए 24 जुलाई 2020 से। थोड़ा सा एप्लीकेबल हुआ 20 जुलाई से, थोड़ा सा एप्लीकेबल हुआ 24 जुलाई 2020 से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तारीख कौन सी है? 20 जुलाई 2020 वाली तारीख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो किसी भी बच्चे को भूलनी ही नहीं है, ये सभी को याद रखनी है। स्टूडेंट्स, यदि आप साथ साथ याद करते जाएंगे, साथ साथ बोलते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा, वरना याद नहीं हो पाएगा। हमने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड पढ़े थे पिछले वाले चैप्टर में। कितने पढ़े थे? लगभग 10 हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? हमने आईएसआई मार्क पढ़ा था, एग मार्क पढ़ा था, एफपीओ पढ़ा था, एफएसएसएआई पढ़ा था, वूल मार्क पढ़ा था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग पढ़ा था, नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल पढ़ा था, इको मार्क पढ़ा था हमने। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रह गए। और हमने कौन सा पढ़ा था? इसके अलावा हमने पढ़ा था एफएसएसएआई पढ़ा था, जिसकी फुल फॉर्म मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई थी,
इसके अलावा इंडिया ऑर्गेनिक, जैविक भारत हमने पढ़ा था। तो इन सभी के बारे में सभी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं सीपीए 2019 की सभी मेन प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो साथ साथ याद करते जाएंगे तो याद करना आसान रहेगा। आप सोचेंगे बाद में याद कर लेंगे, बाद में याद नहीं हो पाएगा। एप्लीकेबिलिटी में मैंने क्या बताया? लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में कब पेश किया गया? 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। पास कब हुआ? पास हुआ था 30 जुलाई को हुआ था। कब पेश किया गया? 8 जुलाई को। लोकसभा में पारित कब हुआ? 30 जुलाई को। उसके बाद में राज्यसभा में कब पास हो गया? 6 अगस्त को हो गया। प्रेसिडेंट ने कब सिग्नेचर कर दिए? फटाफट 3 दिन बाद में 9 तारीख को सिग्नेचर कर दिए। फिर एप्लीकेबल कब से हुआ? ये सभी तारीख है 2019 की। और एप्लीकेबल कब से हुआ हमारा एक्ट? अधिकतर प्रोविजंस तो 20 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हो गए और कुछ प्रोविजंस 24 जुलाई से एप्लीकेबल हुए। एप्लीकेबल कहां पर होगा? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग J&K। तो ये हमने पढ़ा, ये आपको साथ साथ याद करना है। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखने वाले हैं। हर एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही होती है। तो ये डेफिनेशन हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर की डेफिनेशन देखते हैं। कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या काम में आएगी? जैसा कि आपको पता है, जब भी गुड्स में डिफेक्ट होता है या सर्विसेज में डेफिशिएंसी होती है तो इस एक्ट के अंदर हम केस करते हैं। इस एक्ट के अंदर हम केस करेंगे जब गुड्स में डिफेक्ट होगा या सर्विस में डेफिशिएंसी होगी। और भी कुछ बेसिस होते हैं जो हम पढ़ेंगे। केस कौन करेगा? कंज्यूमर केस करेगा। तो कंज्यूमर का मीनिंग तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो केस कर पाएगा। तो कंज्यूमर हम किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना स्टूडेंट, आपको मैटर को समझना है, केवल रटना नहीं है। जो केवल रटता है वो पास नहीं होगा, जो केवल समझता है वो भी नहीं होगा, जो रटे भीगा और समझे भीगा वो पास हो पाएगा। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर 3 पार्ट है। इन 3 पार्ट को आप समझ लेंगे तो आपको कंज्यूमर का मीनिंग समझ में आ जाएगा। बड़ी डेफिनेशन है इसलिए हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कंज्यूमर का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो या तो गुड्स परचेज करे या सर्विस परचेज करे। आपने कुछ परचेज किया, वो न तो गुड्स की डेफिनेशन में आता है न सर्विस की डेफिनेशन में आता है, तो उसे कंज्यूमर नहीं कहेंगे। जो आपने परचेज किया वो गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन में आना चाहिए। गुड्स किसे कहते हैं और सर्विस किसे कहते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। कंज्यूमर का मीनिंग पढ़ने के बाद में बताऊंगा कि गुड्स किसे कहते हैं और सर्विस किसे कहते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर का मतलब है कोई भी पर्सन जो गुड्स या सर्विस बाय करता है फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब फ्री में नहीं ले रहा है, उसने परचेज किया है किसी न किसी चीज के बदले में। तो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं अभी तक की डेफिनेशन में? पहला क्वेश्चन बनता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 गुड्स से डील करता है या सर्विस से डील करता है या दोनों से करता है? दोनों से करता है। अगली बात, यदि किसी स्टूडेंट को हमने फ्री में कोर्स दिया है, कोई पैसा चार्ज नहीं किया है और सर्विसेज में डेफिशिएंसी है तो केस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। परचेज किया है तो ही कर सकते हो, चाहे 1 रुपए में परचेज किया हो चाहे 10,000 में किया हो। कंसिडरेशन में बी अनसफिशियंट, लेकिन होना चाहिए। कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 1 रुपए में परचेज किया हो लेकिन पैसे देने जरूरी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा और 95% से भी ज्यादा स्टूडेंट गलत जवाब देंगे। मान लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं, किताबें भी फ्री, यूनिफॉर्म भी फ्री, साइकिल भी फ्री, एजुकेशन भी फ्री, बच्चे भी फ्री, टीचर भी फ्री, सब कुछ फ्री, कोई पैसा चार्ज नहीं किया गया है। सर्विस एज में डेफिशिएंसी है तो ये बच्चे या फिर इनके पेरेंट्स केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताना है। अगर आप बता रहे हैं कि केस कर सकते हैं तो गलत बता रहे हैं। अगर आप बता रहे हैं केस नहीं कर सकते तो गलत बता रहे हैं। केस किया जा सकता है। आप बोलेंगे सर कंसीडरेशन तो नहीं है, केस कैसे कर सकते हैं?
यहाँ पर कंसीडरेशन है, स्कूल और टीचर फ्री नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको कंसीडरेशन गवर्नमेंट पे कर रही है। हमारा एक्ट ये नहीं कहता कि कंसीडरेशन कस्टमर ही पे करे, कंसीडरेशन होना चाहिए चाहे कोई भी पे करे। आपको हम पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं, मान लेते हैं फ्री पढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट हमें पैसे दे रही है, तो आपको केस करने का राइट मिलेगा। सर्विस एज में डेफिशिएंसी होने पर कंसीडरेशन होना चाहिए चाहे कोई भी दे। ये जो कंसीडरेशन है, चाहे इसका पेमेंट पहले ही हो चुका है, मतलब पहले आपने पैसे दे दिए और गुड्स या सर्विस बाद में मिलेंगे, या फिर पहले गुड्स या सर्विस दे दी और पेमेंट आप बाद में करोगे, या पार्टली पेमेंट पहले कर दिया गया, पार्टली पेमेंट बाद में किया जाएगा, या फिर डेफर्ड सिस्टम। डेफर्ड सिस्टम का मतलब इंस्टॉलमेंट सिस्टम के तहत पेमेंट किया जाएगा। मतलब ये जो कंसीडरेशन है, इसका पेमेंट चाहे कैसे भी हो, पहले कर दिया गया पेमेंट बाद में करेंगे, आधा पहले आधा बाद में, या डेफर्ड सिस्टम। डेफर्ड सिस्टम का मतलब इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ये कंज्यूमर की डेफिनेशन का पहला पार्ट है। दूसरी बात, कोई अदर पर्सन, मतलब ऊपर वाले पर्सन को तो कंज्यूमर मानेंगे ही मानेंगे, अदर पर्सन को भी कंज्यूमर मान लिया जाएगा यदि अदर पर्सन ऐसे गुड्स को यूज में लेता है, यदि अदर पर्सन ऐसे गुड्स या सर्विस को यूज में लेता है विद कंसेंट ऑफ अबो मेंशन्ड पर्सन। जैसे आपके पेरेंट्स ने मोबाइल परचेज किया, तो वो तो ऊपर वाली कैटेगरी में कंज्यूमर बन जाएंगे, और उनकी कंसेंट से आप गुड्स को यूज में ले रहे हो तो आपको भी कंज्यूमर माना जाएगा। कोर्स आपने परचेज किया लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे, आपकी सिस्टर कोर्स से पढ़ेगी, तो आप भी कंज्यूमर हो और आपकी सिस्टर भी कंज्यूमर है। तीसरी बात है और इंपॉर्टेंट बात है, नॉट कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए। आप पर्सनल यूज के लिए परचेज करते हैं गुड्स या सर्विस, तभी कंज्यूमर मानेंगे। यदि आप कॉमर्शियल पर्पज के लिए गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर नहीं मानेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई बच्चा ये बात भूल जाए तो फिर दुख मत करना, फेल होने का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपका गुड्स परचेज करने का पर्पज पर्सनल कंजम्पशन होना चाहिए, नहीं कि कॉमर्शियल। जब मैं गुड्स बोलूं, गुड सर्विस दोनों मान लेना है। कॉमर्शियल पर्पज कब किसे कहते हैं? कॉमर्शियल पर्पज का मतलब हो गया, कॉमर्शियल पर्पज का देखिए मतलब क्या हुआ। कॉमर्शियल पर्पज का मतलब हो गया या तो रीसेल के लिए खरीद रहे हैं या फिर उससे डायरेक्ट इनकम हो रही है। डायरेक्ट इनकम होगी ना तभी उसको कॉमर्शियल पर्पज मानेंगे, वरना कॉमर्शियल पर्पज नहीं मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लैपटॉप परचेज किया या फिर पेन टैबलेट परचेज किया, तो उसको ये कॉमर्शियल पर्पज नहीं मानते हैं, डोमेस्टिक मानते हैं। उससे मेरी डायरेक्टली इनकम नहीं हो रही है, लेकिन मैं लैपटॉप या पेन टैब बेचने के लिए खरीदता हूं तो कॉमर्शियल यूज मानते हैं। उस चीज के ज्यादा डिटेल में मत जाइए। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है। कंज्यूमर का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो परचेज करता है, चाहे गुड्स परचेज करें चाहे सर्विस परचेज करें, किसी कंसीडरेशन के लिए फ्री नहीं होना चाहिए। कंसीडरेशन का पेमेंट पहले ही हो चुका है या प्रोमिस कर दिया गया कि बाद में देंगे, या पार्टली पेमेंट कर दिया गया और पार्टली के लिए प्रोमिस कर दिया गया, या फिर कोई डेफर्ड सिस्टम। डेफर्ड का मतलब इंस्टॉलमेंट सिस्टम, और कोई अदर यूजर भी इंक्लूडेड है जो ऊपर वाले पर्सन की कंसेंट से, अप्रूवल से गुड्स को यूज में लेता हो। लेकिन एक ऐसा पर्सन इंक्लूड नहीं है जो कॉमर्शियल यूज के लिए गुड्स परचेज करता हो या सर्विस परचेज करता हो। कॉमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड अगर कोई पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है, जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ हूं और इसमें यदि आप गुड्स को परचेज करके एक्सक्लूसिवली इसी में काम में लेते हो तो कॉमर्शियल पर्पज नहीं मानना है। लैपटॉप परचेज किया, पेन टैब, माइक, अदर चीजें, तो उनको कॉमर्शियल पर्पज नहीं मानना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कोई बंदा काम में ले रहा है तो। अब हमने पढ़ा कि कंज्यूमर उसको कहते हैं जो गुड्स या सर्विस परचेज करता है। गुड्स किसे माना जाएगा? गुड्स का मतलब है, देखो हमारी जो असेट्स है वो दो प्रकार की असेट्स या प्रॉपर्टी होती है। एक होती है मूवेबल असेट्स होती है,
और एक होती है इमूवेबल एसेट, होती है चल संपत्ति और अचल संपत्ति। मूवेबल एसेट किसे कहते हैं? जिसे हम मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकते हैं, वो मूवेबल एसेट्स हैं। और जिसे हम मूव नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, वो इमूवेबल है। तो इस एक्ट में गुड्स केवल किसे मानेंगे? केवल मूवेबल एसेट को गुड्स माना जाएगा, इमूवेबल एसेट को गुड्स नहीं माना जाएगा। केवल केवल मूवेबल को माना जाएगा, इमूवेबल को नहीं माना जाएगा। इमूवेबल में क्या आएगा? लैंड आएगा, और जो भी लैंड के साथ चिपका हुआ है वो इमूवेबल है। लैंड और जो भी लैंड के साथ चिपका हुआ है, और जो भी मूवेबल है वो सब कुछ आ जाएगा। आपको ये याद नहीं करना है कि क्या क्या आएगा, आपको याद करना है क्या नहीं आएगा। इमूवेबल नहीं आएगा, इमूवेबल के अलावा सब कुछ आ जाएगा। जो पुराना एक्ट था उसमें गुड्स को डिफाइन नहीं किया गया था, ये कहकर के छोड़ दिया गया था कि जो सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में लिखा गया है वो गुड्स है, यहाँ पर खुद मेंशन किया है। तो किसी बच्चे में ज्यादा दिमाग हो, उसने याद कर रखा हो कि गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी, मनी वर्थ, एक्शनेबल क्लेम, उसको भूल जाना, सब कुछ आएगा। मनी, मनी वर्थ, एक्शनेबल क्लेम, सभी प्रकार की मूवेबल एसेट आ जाएगी। जैसे जैसे मान लीजिए घास है, घास बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, मिस्टर ए मिस्टर बी को घास बेचेगा, तो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? 95% बच्चे जवाब देंगे नहीं आएगा, लेकिन ये गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। क्यों आएगा? हमें मूवेबल और इमूवेबल को बेचते वक्त देखना है कि बेचते वक्त वो मूवेबल थी या इमूवेबल थी। जनरली क्या मानोगे? घास लगी की लगी बेचेंगे या काट करके बेचेंगे? अब घास बेच रहे हैं तो जमीन समेत थोड़ी बेचेगा, काट कर के बेचेगा। तो एट द टाइम ऑफ सेल वो मूवेबल एसेट रहेगी, गुड्स की डेफिनेशन में आएगी। ए मिस्टर बी को 10 पेड़ बेच रहे हैं, सेब के पेड़ बेच रहे हैं, एप्पल ट्रीज बेच रहे हैं, गुड्स के डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। सेब के पेड़ है तो काट करके थोड़ी ना बेचेगा, काट करके क्या करेगा? सेब के पेड़ तो लगे कि लगे ही बेचने पड़ेंगे, तो वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ऐसे पर्पस देखना होता है, जिनको याद करना है वो याद कर लो। घास लिखा है तो मूवेबल है, पेड़ लिखा है तो इमूवेबल है, ये याद कर सकते हो। गुडविल आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। शेयर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। डिबेंचर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। आपको डिफरेंस नहीं करना है कि टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, छू सकते हैं कि नहीं छू सकते, कुछ डिफरेंस नहीं करना। इमूवेबल को छोड़ करके सब कुछ गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। एक्ट ने ये बोला गुड्स में क्या क्या आएगा? गुड्स के अंदर मूवेबल एसेट आएगी, गुड्स के अंदर मूवेबल एसेट आएगी, प्लस फूड आएगा। फूड को अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी इन्होंने लिख दिया कि फूड भी गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सर्विस हम किसे कहेंगे? सर्विस में सभी प्रकार की सर्विस आ जाएगी। आपको सर्विस की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी प्रकार की, सभी प्रकार की बोले तो सभी प्रकार की, कुछ नहीं छूटेगा, सभी प्रकार की आ जाएगी। गुड्स किसे कहेंगे? गुड्स का मतलब है सभी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके अंदर फूड भी शामिल है। फूड का मतलब क्या है? जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में डिफाइन किया गया है, फूड की डेफिनेशन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैंने छोटी सी बात बता दी कि सभी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। मनी, मनी वर्थ, एक्शनेबल क्लेम को अलग मत कर देना। सर्विस की डेफिनेशन याद नहीं करनी है। सर्विस में सभी प्रकार की सर्विस आ जाएगी। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, ये जो बता रखे हैं ये एग्जाम्पल है या फिक्स रेट है? ये एग्जाम्पल इन्होंने साफ साफ लिख दिया। बट नॉट लिमिटेड टू, बट नॉट लिमिटेड टू का मतलब हम जो भी नाम बता रहे हैं ना वो केवल एग्जाम्पल है, ये नहीं है कि यही चीजें आएगी। तो सभी प्रकार की सर्विस जैसे बैंकिंग आ जाएगी, फाइनेंसिंग आ जाएगी, इंश्योरेंस आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसेस किया जा रहा है, टेलीकॉम सर्विसेज आ जाएगी, बोर्डिंग सर्विस आ जाएगी, लॉजिंग सर्विसेज आ जाएगी, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, एम्यूजमेंट, न्यूज वगैरह को ब्रॉडकास्ट करना, सभी प्रकार की सर्विस आ जाएगी।
और लेकिन क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, एक तो फ्री वाली सर्विस नहीं आएगी, और जो पर्सनल नेचर की सर्विस होती है, जो पर्सनल नेचर की होती है वो आएगी, कॉमर्शियल नेचर की नहीं आएगी। कहने का मतलब है जो फ्री वाली सर्विस है ना वो नहीं आएगी, गुड्स भी नहीं आता था फ्री वाला, और पर्सनल नेचर की आएगी, जो कॉमर्शियल नेचर की है वो नहीं आएगी, पर्सनल नेचर वाली आ जाएगी। जैसे आप हमसे कोर्स परचेज करते हैं तो ये पर्सनल नेचर का है, और आप बोलोगे कि सर कॉमर्शियल नेचर का कैसे हो सकता है। कॉमर्शियल नेचर का ऐसा होता है, कुछ इंस्टीट्यूट वाले भी हमारा कोर्स परचेज करते हैं, बना बनाया कोर्स परचेज करेंगे। जैसे मान लीजिए 3,000 में परचेज किया और 3500 में बेच देंगे, ऐसे कोर्स भी बिकता है, तो वो कॉमर्शियल नेचर हो जाएगा। एक छोटी सी बात, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये अगर आप सुनते जाएंगे ना तो बहुत फायदे में रहेंगे। डेफिनेशन दो प्रकार की होती है। डेफिनेशन वैसे तो कई प्रकार की होती है, यहां पर मैं दो प्रकार की बता रहा हूं। एक होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, और एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन तो क्या होती है, ऐसी डेफिनेशन जो बिल्कुल फिक्स होती है। जैसे कह दिया गया कि कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो फिक्स है, कंपनी केवल उसी को मानेंगे जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या पहले के एक्ट में रजिस्टर्ड है। जो डेफिनेशन फिक्स होती है वो एग्जॉस्टिव होती है कि इस चीज का मतलब ये 5 चीजें हैं तो 5 ही है। और जो इंक्लूसिव वाली होती है वो केवल इलस्ट्रेटिव लिस्ट होती है, केवल और केवल एग्जाम्पल बताती है, जो उन्होंने बताया केवल वही नहीं उसके अलावा भी चीजें इंक्लूड होती है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में कि सीपीए 2019 में जो सर्विस की डेफिनेशन दी गई है वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है या इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं। अगली डेफिनेशन देखिए, अगली डेफिनेशन है हमारी स्प्यूरियस गुड्स। स्प्यूरियस गुड्स क्या होते हैं, स्प्यूरियस गुड्स का मतलब होता है नकली माल, नकली गुड्स। नकली गुड्स हम कब कब कहेंगे, नकली गुड्स हम तब कहेंगे जब सेलर इस बात का दावा कर रहा है कि मैं जो गुड्स सेल कर रहा हूं वो असली है। सामने वाला नकली गुड्स को नकली बता करके बेच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नकली गुड्स को असली बता करके बेचे तब दिक्कत है। फिर तो ये हो गया हमारा नकली गुड्स कि उसको असली गुड्स होने का दावा किया जा रहा है। फिर दो चीजें होती है, एक होती है हमारी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, एक होती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। दो चीजें होती है, एक होती है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, एक होती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी करना, मैनिपुलेशन करना, गड़बड़ी करना। गड़बड़ी किस चीज से रिलेटेड, दो चीजों से रिलेटेड गड़बड़ी करने को, दो चीजों से रिलेटेड गड़बड़ी करने को रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाएगा। एक्ट के अंदर आप ओरिजिनल डेफिनेशन पढ़ेंगे तो काफी बड़ी डेफिनेशन दी गई है और मैंने उस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके शॉर्ट कर दिया गया। केवल 3 वर्ड के मैंने गोला लगाया है। एक्ट के अंदर डेफिनेशन को 70-80 वर्ड में दिया गया है और 70-80 वर्ड को केवल 3 वर्ड के अंदर समराइज कर दिया गया और सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। 3 वर्ड याद करने हैं। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब गड़बड़ी करना, मैनिपुलेशन करना। मैनिपुलेशन किसके रिगार्डिंग, दो चीजों के रिगार्डिंग। क्या करना, डिले करना। किस में डिले कर रहे हैं, डिलीवरी में देरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं डिलीवरी में देरी, जिससे कि गुड्स की प्राइस बढ़ जाए। उनको लगता है कि अभी बेचेंगे तो सस्ता बिकेगा तो अभी मत बेचो, थोड़े दिनों में प्राइस बढ़ जाएगी, जब प्राइस बढ़ जाएगी ना तब बेचेंगे, अभी नहीं बेचेंगे, इसलिए देरी कर रहे हैं, तो वो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। या फिर कोई ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं, जैसे आपको मान लो गैस का कनेक्शन लेना है, एलपीजी गैस का कनेक्शन लेना है, आपको एलपीजी का कनेक्शन लेना है, कंडीशन लगा रहे हैं कि एलपीजी तभी मिलेगी जब आप स्टोव, सिलेंडर वगैरह यहीं से खरीदोगे ना, स्टोव, पाइप, रेगुलेटर यहीं से खरीदोगे तभी कनेक्शन देंगे, वरना नहीं देंगे।
एक गुड्स को खरीदने के लिए ये कंडीशन लगाई जा रही है कि आपको दूसरा गुड्स भी खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, तो वो कंडीशन भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाएगी। ये दो काम करना रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होती है। भाई कंज्यूमर की मर्जी है ना, वो क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। स्टोव अलग से लेकर के आएगा, वहां से नहीं खरीदना चाहता, तो वो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा तो होता है, तो जो चीजें मना है वो होती नहीं है क्या? मर्डर भी नहीं कर सकते लेकिन मर्डर होते हैं ना, चोरी भी नहीं कर सकते लेकिन चोरी भी होती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किसे कहेंगे? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है इन 8 में से कोई एक काम करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। आरटीपी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में तो दो ही चीजें आ रही थी, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब इन 8 में से कोई भी एक काम करना। और ये 8 काम क्यों कर रहे हैं? सेल को बढ़ाने के लिए। ऐसे तो गुड्स बिक नहीं रहा, तो गुड्स को बेचने के लिए ये काम कर रहे हैं। कोई भी एक काम करो, क्या काम कर रहे हैं स्टूडेंट? ये जो डेफिनेशन है ना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की, 2 पेज की डेफिनेशन दी गई है एक्ट के अंदर। 2 पेज के अंदर, 2 पेज का मतलब लगभग 350 वर्ड्स में डेफिनेशन दी गई है, और उसको मैंने टोटल 9 वर्ड्स के अंदर, लगभग 9 वर्ड्स के अंदर समराइज कर दिया है। समझ जरूर लेना, याद करने से काम नहीं चलेगा। गुड्स को सेल करने के लिए इन 8 में से कोई एक काम करना। क्या काम करना? झूठा स्टेटमेंट बनाना, मतलब कंज्यूमर को झूठ बोल रहे हैं, ऐड दे रहे हैं या फिर ओरली बोल रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं, झूठा स्टेटमेंट दे रहे हैं। किस रिगार्डिंग? कि ब्रांड के रिगार्डिंग झूठ बोलना, मतलब बोल दिया कि ये रिबॉक का जूता है, जबकि एक्चुअल में वो रिबॉक का जूता है ही नहीं। ग्रेड की रिगार्डिंग, बहुत सारी चीजें ग्रेड के अकॉर्डिंग आती है, जैसे ईंट, ब्रिक्स वगैरह, सीमेंट भी आती है, तो वो ग्रेड के अकॉर्डिंग आती है। झूठा ग्रेड बता दिया गया। क्वालिटी के लिए बता दिया गया कि ये इस क्वालिटी की चीज है, उस क्वालिटी की थी ही नहीं। पुराने प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट बता दिया गया है, पुराना माल बिल्कुल नया बता दिया उसको। स्पॉन्सरशिप के लिए बता दिया गया कि हमारे पास उनकी स्पॉन्सरशिप है, बता दिया कि मतलब खुद ही बना रहे उस प्रोडक्ट को, और बता दिया कि हमारे पास उनकी स्पॉन्सरशिप है, और जबकि स्पॉन्सरशिप हो ही नहीं। जैसे हमने सौरभ गांगुली सर के साथ फोटो का पोस्टर आपने देखा होगा, अब उनकी तो स्पॉन्सरशिप है, लेकिन अगर नहीं हो उनकी स्पॉन्सरशिप और बता दे कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, तो गलत है ना। यूजफुलनेस के बारे में मतलब बता दिया गया कि ये गुड्स इतना यूजफुल है, जबकि एक्चुअल में है ही नहीं। बता दिया गया कि ये प्लास्टिक की बोतल है और इतने टेम्परेचर तक का पानी आप रख सकते हो और रख ही नहीं सकते हम। बता दिया गया कि ये बोतल है और 10 घंटे तक गर्म रहेगा प्रोडक्ट, जबकि रहता ही नहीं है। झूठी गारंटी दे दी गई कि भैया खराब होगा, पूरे पैसे वापस हो जाएंगे, और कर ही नहीं रहा। गारंटी को गारंटी नहीं बोल करके कंडीशन बोलना चाहिए। झूठी वारंटी दे दी गई, बोल दिया गया कि गुड्स खराब होगा तो रिपेयर करा देंगे, और रिपेयर के टाइम बोलते हैं कि ये रिपेयर नहीं होएगी, ये नहीं होएगी, ये नहीं होएगी, ये नहीं होएगी। फिर बचा क्या? गारंटी में पूरे पैसे वापस मिलते हैं, वारंटी में रिपेयर होती है। प्राइस के रिगार्डिंग झूठ बोल रहे हैं। प्राइस के रिगार्डिंग झूठ क्या बोल रहे हैं? पोस्टर में तो बता दिया 200 रुपए की चीज है, फिर ऐप को डाउनलोड करके गए तो वहां पर 2000 की मिल रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए। बोल दिया गया कि गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट कुछ भी मिल ही नहीं रहा। कॉन्टेस्ट कराया गया कि लकी ड्रॉ निकलेगा और बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। तो इन चीजों के रिगार्डिंग कुछ भी झूठ बोला जाता है तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। स्टूडेंट समझाऊंगा डिटेल में, लिखा हुआ है शॉर्ट में, और याद भी बिल्कुल शॉर्ट में करना है। टीचर टाइम लगाएगा तो आपका टाइम कम लगेगा, और टीचर शॉर्ट में कराएगा तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो बिल्कुल अच्छे से समझते जाना। दूसरी बात, झूठा एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट में झूठ बताया जा रहा है। अगली बात, कुछ गुड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही बिकने चाहिए। अपन ने पढ़े ना, बहुत सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड मैंडेटरी होते हैं कि हेलमेट है बिना ISI का बिकना ही नहीं चाहिए, लेकिन बिकता है ना। तो ये क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। गुड्स को क्या करते हैं? डेस्ट्रॉय कर देते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा कौन बेवकूफ है कि कोई मैन्युफैक्चरर खुद का ही गुड्स डेस्ट्रॉय करता है? कर देते हैं, जिससे कि कम गुड्स होगा तो महंगा बिकेगा,
ज्यादा फसल हो गई, आधी फसल को नष्ट कर दो, कम फसल होगी तो महंगी बिकेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे। जो नकली गुड्स है वो बेच रहे हैं, बिल देने से मना कर रहे हैं, बिल ही नहीं देते, बिल देने से मना कर रहे हैं, चालान काट देते हैं, बिल नहीं देते, वैसे ही पैसे जेब में डाल लिए। या फिर कई बार क्या होता है कि गुड्स में डिफेक्ट था, सर्विस में डेफिशिएंसी थी, तो पैसे वापस कर देने चाहिए ना कंज्यूमर के, पैसे वापस करने और 30 दिन हो गए पैसे वापस नहीं कर रहा, कल कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे, तो उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। या कस्टमर ने हमें कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी थी, कस्टमर हम पर विश्वास करता था, हमको दी थी, और वो इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर रहे हो, तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। जैसे मेरे बैंक में कितना बैलेंस है ये बैंक किसी को नहीं बता सकता, बताया तो वो क्या हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। मैंने एडवोकेट को कुछ बताया, एडवोकेट ने वो बात पब्लिकली कर दी, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा। किसी पर्सन ने डॉक्टर को कुछ बताया, डॉक्टर ने वो बात पब्लिक कर दी, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा, हमने नकली गुड्स के बारे में पढ़ा। नकली गुड्स तभी कहेंगे जब वो उसके सही होने का दावा कर रहे हैं। फिर हमने रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस पढ़ा। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेशन यानी गड़बड़ी करना, और गड़बड़ी किसके रिगार्डिंग करना, दो चीजों के रिगार्डिंग। डिलीवरी में देरी कर रहे हैं जिससे कि प्राइस बढ़ जाए, अभी सस्ता है, जब गुड्स महंगा हो जाएगा तब बेचना चाहते हैं। या फिर हम क्या कर रहे हैं, एक गुड्स को खरीदने के लिए दूसरे गुड्स को खरीदने की कंडीशन डाल रहे हैं कि भैया ये खरीदना है तो ये भी साथ में खरीदना पड़ेगा। अमूल का बटर खरीदना है तो साथ में दूध भी खरीदना पड़ेगा, केवल बटर नहीं देंगे, तो उसे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं। अगली बात हमने पढ़ा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर हमने कितनी चीजें पढ़ी, 8 चीजें पढ़ी। 8 चीजें क्या क्या पढ़ी, हम कोई झूठा स्टेटमेंट दे रहे हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या हमने पढ़ा, जो गुड्स के स्टैंडर्ड्स है उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम गुड्स नहीं बेच रहे हैं। गुड्स ज्यादा है तो कुछ गुड्स को नष्ट कर दिया जिससे महंगा बेचा जा सके। जो नकली गुड्स है, स्प्यूरियस गुड्स है, वो बेच रहे हैं। कैश मेमो, बिल देने से मना कर रहे हैं, बिल नहीं देना चाहते। अगर गुड्स में डिफेक्ट या सर्विस में डेफिशिएंसी थी, 30 दिन में पैसा वापस कर देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। कस्टमर ने हमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी थी, वो इंफॉर्मेशन हम पब्लिकली डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो उन सभी को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। स्टूडेंट, एक बात याद रखना, जो भी डेज वाली चीजें हैं कि ये 30 दिन, ये 60 दिन, ये 90 दिन, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद करनी पड़ती है। तो ये क्या थी, हमारी कुछ डेफिनेशंस थी। तो ऐसा करते हैं, बाकी का हम अगले पार्ट में करते हैं। इस पार्ट में हम इतना ही रहने देते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा इस एक्ट में, हमने पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा पढ़ा हमने, 2019 पढ़ा। कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग J&K। लोकसभा में कब पेश किया गया, 8 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया, 30 जुलाई को पास हो गया। राज्यसभा में 6 अगस्त को पास हो गया। प्रेसिडेंट ने 9 अगस्त 2019 को सहमति दे दी, लागू हुआ अगली साल के 20 जुलाई से। कुछ प्रोविजन 24 जुलाई से एप्लीकेबल हुए। कंज्यूमर जो गुड्स या सर्विस परचेज करता है कंसिडरेशन के लिए, और जो उसकी कंसेंट से गुड्स को यूज में ले रहा है वो भी आएगा, कॉमर्शियल वाला नहीं आएगा। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड्स में सभी प्रकार की मूवेबल एसेट आ जाएगी, सर्विस में भी सब आ जाएगा, फ्री वाली नहीं आएगी, कॉमर्शियल वाली नहीं आएगी। नकली गुड्स तभी कहेंगे जब वो उसके जेन्युइन होने का दावा कर रहे हैं। RTP में 2 चीजें, गुड्स की डिलीवरी में डिले करना, या फिर एक गुड्स को खरीदने के लिए दूसरे गुड्स को खरीदने की कंडीशन डालना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन 8 में से कोई एक काम करना। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।